हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव आईएएस एकेडमी। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 17th ऑफ अगस्त 2020। तो गाइस आज है 17 अगस्त 2020 और है मंडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी एंड अदर वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो गाइस डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इन सारी चीज़ों से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए और इस द हिंदू न्यूज़पेपर की, इस हाईलाइटेड न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए, तो आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है टेलीग्राम। टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद आप सर्च बॉक्स में टाइप करोगे दीपक यादव आईएएस एकेडमी, तो यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा चैनल। क्लिक करना और नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा होगा, ज्वाइन कर लेना। वो चैनल नहीं मिलता है तो उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और तो आप डिस्क्रिप्शन में से क्लिक करके जाकर भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों ज्वाइन करना है? क्योंकि यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे बैकग्राउंड नोट्स प्रोवाइड करे जाते हैं। जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं हमारे न्यूज़पेपर में, उसका बैकग्राउंड एनालिसिस, उसके साथ साथ यहाँ पर उसका स्टैटिक पोर्शन, सब कुछ यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि आप ये देखोगे, आज के हमारे न्यूज़पेपर में मॉरिशस ऑयल स्पिल के बारे में है। यानी मॉरिशस में एक जो हमारा शिप है, जैपनीज शिप है, उसमें से ऑयल जो है वो निकलने लगा था। ठीक है, अब ऑयल निकलने लगा था तो वो शिप आज के टाइम पे जो है वो 25 जुलाई से यहाँ पर ये चल रहा है सिस्टम, ऑयल निकल ही जा रहा है। और आज के टाइम पे क्या हुआ है, वो जो शिप है वो दो टुकड़ों में टूट चुका है। तो अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है सिचुएशन बन चुकी है। तो उसके रिगार्डिंग जितना भी बैकग्राउंड एनालिसिस है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, सब मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। तो टेलीग्राम पे आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती हैं। और गाइज अगर आपको गाइडेंस वगैरह चाहिए हो तो आप यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट मेरा दीपक_नीचे-70004 के नाम से मेरा अकाउंट है। आप जाइए फॉलो कर लेना, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जुड़ चुके हैं जिनके क्वेश्चंस डेली बेसिस पे आते हैं, तो आप भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नाउ चलते हैं वापस न्यूज़पेपर के ऊपर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। नाउ देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर पेज नंबर 1 के ऊपर कौन कौन से आर्टिकल हैं। ये वाला आर्टिकल देखोगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आज के बेसिस पे। देखें तो यूएस के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस सैटरडे को उसने क्या बताया है, इनएक्सपेंसिव सलाइवा टेस्ट को जो है यहाँ पर इन लोगों ने एश्योर करा है कि ऐसा भी टेस्ट हो रहा है, एक इनएक्सपेंसिव सलाइवा टेस्ट। इनएक्सपेंसिव का मतलब एक सस्ता सा, सलाइवा क्या होता है, आपका जो थूक होता है ना, अब उसका टेस्ट भी करा जा रहा है। ये टेस्ट किस चीज़ के लिए हो रहा है, सबको पता होगा, कोरोना के लिए टेस्ट हो रहा है ये। अब देखोगे यहाँ पर इसमें डिफरेंट क्या है। अभी तक क्या होता था, अभी आपको पता होगा, नाजोफारिंजियल स्वैब लिया जाता था, यानी नोज में से जो लिक्विड लिया जाता था उसके बाद टेस्टिंग करी जाती थी। लेकिन अब सलाइवा से टेस्टिंग भी करी जा सकती है। यहाँ पे डिफरेंस दोनों के बीच में बताया जा रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे दूसरी बात क्या हो रही है, अफोर्डेबल है, यानी कि को लोग इसके लिए पे कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है और बहुत ज़्यादा सस्ता, चीप टेस्ट है बिल्कुल। आप देखोगे $10 में यहाँ पर ये पूरी टेस्टिंग हो जाएगी। और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है एक्यूरेसी रेट भी काफ़ी ज़्यादा हायर है, यानी कि ऐसा लगेगा कि यहाँ पर ऐसा इसका माना जा रहा है कि टेस्ट जो है वो एक्यूरेट आएगा, यानी कोई फेक टेस्ट नहीं आएगा। डेवलप किसने करा है ये टेस्ट? ये टेस्ट डेवलप करा गया है येल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के द्वारा। ठीक है, पार्टनरशिप किसके साथ करी थी इसने? नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन एनबीए के साथ, इन दोनों ने मिलकर इसको जो है डेवलप करा है ये जो टेस्ट है। उसके बाद यहाँ पे सैंपल्स देखो कैसे कलेक्ट हो सकता है। सैंपल्स आप घर पे भी, होम से भी, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट आप खुद भी कलेक्ट कर सकते हो। और सैंपल कलेक्शन ऐसे भी करा जा सकता है, यानी घर पे आके भी कोई कलेक्ट कर सकता है। आप खुद भी अपने थूक से यहाँ पे आप देकर उससे जो है टेस्टिंग करवा सकते हो। तो सैंपल कलेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है एक टेस्ट कौन सा है हमारा, अभी जो नेजल स्वैब से लिया जाता है, आरटीपीसीआर टेस्टिंग होती थी। अब उसके बाद यहाँ पर हमारा दूसरा टेस्टिंग भी है, और काफ़ी सारी टेस्टिंग हुई। अब यहाँ पर एक नई टेस्टिंग आ गई है, सलाइवा टेस्ट। तो आप इसको याद रखना, अभी डिटेल आर्टिकल भी आएगा इसके बारे में, तो वी विल डिस्कस अबाउट इट। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है पेज नंबर 1 के ऊपर। कोलकाता दार्जिलिंग के जो जू हैं, चिड़ियाघर हैं, वो ऑनलाइन चले गए हैं। ऑनलाइन कैसे कि आप समझ रहे होंगे, आप ऑनलाइन कैसे चलेगा यार। ऑनलाइन यानी कि स्ट्रीमिंग वगैरह करी जा रही है। तो आप अपने फ़ोन पे पूरे ज़ू का विजिट ले सकते हो, पूरे ज़ू को घूम सकते हो अपने फ़ोन के ऊपर। क्योंकि जब लाइव स्ट्रीमिंग कैमरे वगैरह लगा दिए जाएंगे, लाइव स्ट्रीमिंग होगी, तो आप फ़ोन पे आराम से देख सकते हो। जैसे कि अभी यूट्यूब वगैरह पे हो जाती है लाइव स्ट्रीमिंग, कोई बैठ के आपको लेक्चर दे रहा है या कहीं से भी लाइव स्ट्रीमिंग करता है, सारी चीज़ें दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती आपको? तो ऐसा ही यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग हो जाएगी। अब कौन कौन से कहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग होनी है, कौन कौन से जूम है, तो आप देखोगे एलिपुर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता, उसके बाद पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग। कोलकाता और दार्जिलिंग ये दोनों ये स्टेप उठा रहे हैं।
काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टेप माना जा सकता है। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने जो है अपने एस्से पेपर में भी इस्तेमाल कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से आप यहाँ पे एस्से पेपर में भी इस्तेमाल कर सकते हो कि कैसे कैसे स्टेप उठाए गए ऐसे टाइम पर भी। तो चलो, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारे लिए, लेकिन यहाँ पर एक ये वाला पार्क है, एक ये वाला पार्क, ठीक है, ये दोनों जू हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टेलीग्राम पर इसके बारे में सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो आप जाकर ज्वाइन करके टेलीग्राम पर इस सारी चीज़ों को ले सकते हैं, ये सारे नोट्स। तो सबसे पहले देखेंगे हम अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन। अब ये जो जूलॉजिकल गार्डन है अलीपुर, ऑल्सो इनफॉर्मली कॉल्ड अलीपुर जू और कैलकटा जू, यानी कि इसे कैलकटा जू भी कहा जाता है। ये एक इंडिया का सबसे पुराना, यहाँ पर आप ध्यान रखना, सबसे पुराना स्टेटेड जूलॉजिकल पार्क है, ठीक है, एक बहुत पुराना जूलॉजिकल पार्क है। आप देखोगे यहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट वगैरह आते हैं, टूरिज्म का भी काफ़ी बड़ा सोर्स है, टूरिस्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, टूरिस्ट लोग काफ़ी ज़्यादा आते हैं कोलकाता वेस्ट बंगाल में, ठीक है, इस यहाँ पर हमारे इस जू में। आप देखोगे ये जो जू ओपन हुआ था 1876 में, इंपॉर्टेंट बात नहीं है ये, लेकिन उसके बाद ये चीज़ इंपॉर्टेंट आ जाती है कि जो इस जू का एक सबसे ज़्यादा आप देखोगे एनिमल है, सबसे ज़्यादा जो है फेमस एनिमल, वो कौन सा है, प्रोबेबली बेस्ट नोन एज द होम ऑफ द नाउ एक्सपायर्ड, यानी कि जो एक एनिमल था वो एक्सपायर हो चुका है अभी, जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ भी आई थी। वो कौन सा एनिमल था, अल्दाब्रा जाइंट टॉर्टॉइस अद्वैता नेम है पूरा इसका। तो यहाँ पर आप देखोगे हु वॉज रेप्यूटेड टू हैव बीन ओवर 250 ईयर्स ओल्ड, 250 साल का था ये कछुआ, ठीक है, जो कि मर गया 2006 में जो है ये इसकी डेथ हो गई थी। तो इसी की वजह से जो ये हमारा पार्क भी जाना जाता है, यहाँ पर ये था। तो आप देख सकते हो ये वाला हमारा ये टॉर्टॉइस है, यहाँ पर ये इस पार्क में था। तो यहाँ पर इसी की वजह से जो है अलीपुर को भी जाना जाता है। ओके, नाउ आप इजी हो गया, अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन खत्म हो गया, कैलकाटा जू भी कहते हैं इसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो बेस्ट नोन एनिमल है वो भी आपको पता चल गया। नाउ नेक्स्ट जो हमारा जू है इसमें वो कौन सा है, पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है। इसे हम लोग दार्जिलिंग जू भी कहते हैं, उसे कैलकाटा जू कहते हैं, इसे दार्जिलिंग जू कहते हैं। अब यहाँ पर और क्या चीज़ें हैं आप देखोगे, ये जो जू है ओपन हुआ था 1958 में, इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन ये एक हाई लार्जेस्ट ऑल्टीट्यूड जू है इंडिया का, यानी इस ऊंचाई पर एक हाईएस्ट लार्जेस्ट ऑल्टीट्यूड जू है इंडिया में। उसके बाद आप देखोगे ये स्पेशलाइज है कि इसमें ये एनिमल्स वगैरह की ब्रीडिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे और क्या चीज़ें हैं, ब्रीडिंग तो आप समझते ही होंगे, तो एनिमल्स की ब्रीडिंग होती है। उसके बाद स्नो लेपर्ड की ब्रीडिंग, और इंडेंजर्ड हिमालयन वोल्फ हो गया, उसके बाद रेड पांडा हो गया, इन सब की ब्रीडिंग वगैरह यहाँ पर होती है, ठीक है। और हर साल यहाँ पर 3 लाख विजिटर आते हैं घूमने के लिए। जो ये पार्क है इसका नेम कैसे पड़ा है, नेम इनका पड़ा है पद्मजी नायडू के नाम पर पड़ा है, जो कि डॉटर थी, ठीक है, बेटी थी सरोजनी नायडू की। उसके बाद ये जू सर्व करता है, एक सेंट्रल हब कहा जाता है किसके लिए, इंडिया रेड पांडा के लिए, एक इंडिया के रेड पांडा प्रोग्राम होता है उनके लिए, यहाँ पे हब माना जाता है। उसके बाद ये जो जू है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जू के बारे में, ये जो जू है ये मेंबर है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम्स का। ओके, तो चलो इसके बारे में हमने कवर किया, दोनों जू के बारे में हमने कवर कर लिया डिटेल में, तो अब आप उसको भूल नहीं सकते हो। नाउ पेज नंबर 3 के ऊपर आते हैं। पेज नंबर 3 के ऊपर ये वाला आर्टिकल आता है, जो बायोडाइवर्सिटी पार्क है यहाँ पर डेवलप होने वाला है आरावली रेंजेस में, ठीक है, आरावली रेंजेस में एक बायोडाइवर्सिटी पार्क आने वाला है। तो जब आएगा तब बात करेंगे, अभी एक छोटी सी न्यूज़ है, हाईलाइट है। पेज नंबर 4 के ऊपर बात करें तो वायरस इफेक्ट कोलकाता दार्जिलिंग जूज गो ऑनलाइन, अभी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, कोलकाता और जो दार्जिलिंग के जू हैं वो ऑनलाइन जा रहे हैं, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस करा है पूरा का पूरा, ये जो जू हैं इनके बारे में भी डिस्कस कर लिया है। उसके बाद पेज नंबर 5 पे हमारा कौन सा आर्टिकल आता है, इंपॉर्टेंट नहीं है पेज नंबर 5 पे, पेज नंबर 6 पे आते हैं, जो कि पेज है हमारा एडिटोरियल। एडिटोरियल होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और आर्टिकल्स हैं आज इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट है जिसको मैं काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ, तो आज भी मैं इसको, जो हमारा प्रशांत भूषण वाला केस है, इसको मैं बैकग्राउंड से पूरा का पूरा बेसिक से लेकर बताने वाला हूँ, ये पूरा केस था क्या और अभी यहाँ पे सिचुएशन क्या बनकर आई है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है, आपको इस पूरे केस के बारे में आज जानने को मिलेगा। उसके बाद ये आर्टिकल इतने कुछ, ये दोनों आर्टिकल इतने खास नहीं है, फिर भी मुझे इस आर्टिकल में कुछ चीज़ें दिखी जिसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन कुछ इतना खास नहीं है ये वाला आर्टिकल भी ना। उसके बाद ये वाला आर्टिकल जो है, जो कल कह रहा हूँ सॉरी, 15 अगस्त को यहाँ पे जो 74th इंडिपेंडेंस डे था, तो पीएम मोदी ने हमारी स्पीच दी, तो उसमें से कुछ हाईलाइट्स ली गई हैं।
उसके बाद ये वाला आर्टिकल जो है ये भी पूरा का पूरा प्रशांत भूषण के केस से रिलेटेड है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उससे रिलेटेड है। तो इस वाले आर्टिकल को और ऊपर वाले इस वाले आर्टिकल को, दोनों को कंबाइन करके हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो चलो सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। लैप्सिंग इनटू कंटेम्प्ट। अब यहाँ पर हुआ क्या था, इसको इस पूरे केस में मैं आपको बता दूं, जो हमारे मिस्टर प्रशांत भूषण है इन्होंने 2 ट्वीट करे। ठीक है, अब ट्वीट भी दिखा देता हूँ मैं आपको, आज मैं आपको ट्वीट भी दिखा देता हूँ जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर मैंने पिछली बार भी आपको दिखाए थे शायद। तो ये इन्होंने 2 ट्वीट करे, देख सकते हो यहाँ पर। इनका एक ट्वीट ये था जिसमें सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पर हमारे बोबडे साहब हो गए। तो ये बाइक पे बैठे हुए हैं, इनको जो है क्रिटिसाइज़ कर दिया इन्होंने, मास्क वगैरह नहीं लगाया है लॉकडाउन में, फंडामेंटल राइट्स का इन्होंने हनन कर दिया, फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन कर रहे हैं ये, ऐसा इन्होंने ट्वीट करा। एक दूसरा ट्वीट ये करा कि पिछले 6 साल में जो डेमोक्रेसी है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, यहाँ पर ये ट्वीट करा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर और क्या बोला इन्होंने, जो लास्ट 4 सीजीआईज थे, यानी कि जो पिछले हमारे 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने कुछ इतना काम नहीं करा। ठीक है, अच्छे काम नहीं करे, जिसकी वजह से जो डेमोक्रेसी है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है इंडिया की। ये 2 ट्वीट करे इन्होंने। अब इन दोनों ट्वीट को लेकर बवाल मच गया काफ़ी ज़्यादा। तो अब हुआ क्या, बैठक बैठी, फिर यहाँ पर बैठक बिठाई गई, थ्री जज की बेंच बिठाई गई सुओ मोटो के ऊपर। सुओ मोटो क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा, टेलीग्राम पर इसके बारे में मैंने आपको डाल रखा है तो आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखोगे, अब प्रशांत भूषण को जो सुप्रीम कोर्ट का केस आया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा है, गिल्टी यहाँ पे कह दिया, यानी कि मुजरिम घोषित कर दिया है इसे। तो अब आर्टिकल क्या बन के आता है इसका, हमारे पढ़ना क्या है हम लोगों को, इससे कुछ रिगार्डिंग चीज़ें हैं जिनको हम लोगों को पढ़नी है। अब जब इन्होंने ट्वीट कर दिए, ट्वीट करने के बाद 3 जज की बेंच बैठाई गई और प्रोसीडिंग्स हुई, और यहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत यहाँ पर काफ़ी सारे इनके ऊपर चार्जेस वगैरह लगा दिए गए, आप देखोगे। चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की यहाँ पे 3 जज के द्वारा बैठक हुई कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के थ्रू चीज़ें देखी जाएंगी। जीएस पेपर 2 में इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब ये जो एक्सप्रेशन है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में नहीं बताया गया। ठीक है, ये संविधान में नहीं है, ये सुओ मोटो के द्वारा लाया गया है। अब सुओ मोटो क्या है, ये ओन मोशन है, यानी कि खुद ले सकते हैं यहाँ पर। डिस्क्राइब एन एक्ट ऑफ अथॉरिटी टेकन विदाउट फॉर्मल प्रॉम्प्टिंग फ्रॉम अनदर पार्टी, यानी कि बिना किसी परमिशन के, यहाँ पर बिना किसी के परमिशन के ये चीज़ें ला सकते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को। तो ये हमारा एक सुओ मोटो है, तो इसके थ्रू ये सारा काम करा गया। और इसके जो हमारा ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, संविधान में भी मेंशन नहीं है। अब इसके अकॉर्डिंग देखें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग देखें तो ये रेफर करता है ऑफेंस ऑफ शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू द डिग्निटी और अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट, यानी कि कोई कोर्ट है हमारा, मान लो सुप्रीम कोर्ट हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट को अगर कोई डिसरिस्पेक्ट करता है, उसका गौरव के ऊपर कोई उंगली उठाता है, तो उसके रिगार्डिंग इसको लाया जाता है और उसके जो ये काम करता है उसके अगेंस्ट स्टेप उठाया जाता है। अब ये जो एक्ट है ये डिवाइड कर देता है कंटेम्प्ट को। कंटेम्प्ट क्या होता है, किसी चीज़ की निंदा करना, है ना, किसी की चीज़ के बारे में बात करना, किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना, किसी चीज़ को, किसी चीज़ की निंदा करना। अब जो एक एक्ट है ये डिवाइड कर देता है सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट में। एक सिविल कंटेम्प्ट होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है। ठीक है, तो ये दोनों रोल अलग अलग हैं इसके। सिविल कंटेम्प्ट में क्या होता है कि अगर कोई डिसओबीडियंस करता है, मतलब किसी ने, समझ लो ये जज है, जज ने जजमेंट पास करी, ठीक है, या फिर ऑर्डर दिया, तो उसका डिसओबीडियंस कर दिया, ठीक है, उसको नहीं मानना, एक तो वो आता है हमारा सिविल कंटेम्प्ट में। उसके बाद आता है हमारा क्रिमिनल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट में क्या आता है, जो कोर्ट हो गया, कोर्ट की जो अथॉरिटी है उसके ऊपर उंगली उठाना या फिर उसको बेइज्जत करना, उसको डिसरिस्पेक्ट करना, कोर्ट को डिसरिस्पेक्ट करना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया उसको डिसरिस्पेक्ट करना। आप देखोगे तो कोर्ट को यहाँ पर सबसे मेन बात है, कोर्ट को लेकर, कोर्ट के ऊपर यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, कोर्ट की गौरव और सम्मान के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। ये सारी बातें हमारी सिविल कंटेम्प्ट में हुई। उसके बाद अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 की बात करें, जो ये एक्ट है ये डिफाइन करता है जो पावर्स हैं कोर्ट के पास, यानी कोर्ट के पास कुछ पावर्स हैं, ताकत है किस चीज़ की लेकर, कि वो पनिश कर सकती है कंटेम्प्ट को। ठीक है, कंटेम्प्ट को और रेगुलेट देयर प्रोसीजर। अगर कुछ ऐसा होता है, अगर कोई ये स्टेप उठाता है, कोर्ट को डिसरिस्पेक्ट करता है, तो उसके लिए यहाँ पर कोर्ट के पास पावर है कि उसको पनिश कर सकती है। ये अमेंड करा गया, इसमें कुछ चेंजेस लाए गए 2006 में, टू इंक्लूड डिफेंस ऑफ ट्रुथ अंडर सेक्शन 13, यानी कि इसमें चेंजेस क्या लाया गया, डिफेंस ऑफ ट्रुथ को ऐड कर दिया गया। ठीक है, सेक्शन 13 के अंडर में। उसके बाद यहाँ पे इंप्लाइंग दैट द कोर्ट मस्ट परमिट जस्टिफिकेशन बाय ट्रुथ, यानी अगर कोर्ट कुछ यहाँ पर स्टेप उठाएगा
तो कोर्ट के पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए, एक ठोस सबूत होना चाहिए कि हाँ यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है। जैसे कि अभी यहाँ पर ट्वीट्स हैं सबके पास, तो ऐसा कुछ पता चल रहा है ना, प्रशांत भूषण ने ट्वीट करे हैं तो यहाँ पे कुछ पता चल रहा है, तो ऐसा कोई वैलिड रीजन होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कर सकता कोर्ट। अब पनिशमेंट क्या है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए? जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, दोनों के पास पावर है कि वो पनिश कर सके, कि अगर कोई यहाँ पर ऐसा ऐसा काम करता है तो उनको पनिश कर सके। और वो इम्प्रिजमेंट हो सकता है, एक तो सिंपल इम्प्रिजमेंट जैसे कि 6 महीने की जेल हो सकती है, या फिर फाइन हो सकता है 2000 तक का, या फिर जेल और फाइन दोनों दोनों ही यहाँ पर लागू कर दिए जा सकते हैं किसी के ऊपर भी। नाउ 1991 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट है हैज़ रूल्ड दैट यहाँ पर इसके पास पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास यहाँ पर 1991 में और क्या पावर ऐड करी गई, पावर है कि ये हाई कोर्ट के लिए भी जो है ये काम कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर हाई कोर्ट के लिए भी काम कर सकता है, और जो हाई कोर्ट है वो सबॉर्डिनेट कोर्ट के लिए भी ये काम कर सकती है। उसके बाद नीड फॉर कंटेम्प्ट लॉ, ये कंटेम्प्ट लॉ हमें लाने की ज़रूरत क्या थी? अब जो इसका मेन मकसद आप समझ ही गए होंगे कि कोर्ट की जो डिसरिस्पेक्ट है उसको रोका जाए, तो यही मेन मकसद है कि जो डिग्निटी है, जुडिशरी है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर इसको लाया गया। उसके बाद इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड देखें, संवैधानिक बैकग्राउंड देखें इसका, तो आर्टिकल 129 ये ग्रांट करता है सुप्रीम कोर्ट द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, यानी सुप्रीम कोर्ट को जो है यहाँ पे पावर देता है कि वो पनिश कर सके कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि अगर कुछ ऐसा काम होता है तो वो पनिश कर सके। उसके बाद आर्टिकल 142 क्या कहता है, ये इनेबल करता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो इन्वेस्टिगेट करे, पनिश करे उस पर्सन को जो ये काम करता है, ठीक है, जो डिसरिस्पेक्ट करता है कोर्ट को। उसके बाद आर्टिकल 215 क्या बोलता है, यह हाई कोर्ट को ग्रांट करता है पावर कि वो पनिश कर सके, ये भी ठीक है, हाई कोर्ट के पास भी पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर है, तो यहाँ पर ये लोग पनिश कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस लॉ से प्रॉब्लम क्या निकल के आती है? अब ये जो लॉ है इससे एक प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आर्टिकल 19(1)(a संविधान का हमारा कहता है कि हर एक पर्सन के पास फ्रीडम टू स्पीच, यहाँ पे फ्रीडम टू स्पीक है, यहाँ पे वो खुल के बोल सकता है, तो ये चीज़ यहाँ पे दब जाती है, इसका इस जो हमारा फंडामेंटल राइट है इसका वायलेशन हो जाता है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कुछ हम बोल नहीं सकते, अगर कुछ बोला तो फिर ये सिस्टम हो सकता है, यहाँ पर ये लॉ भी है। अब वे फॉरवर्ड इसको लेकर अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी होगा, तो सॉल्यूशन इसका क्या है? आप देखोगे कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये अलाउ ही नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये अलाउ ही नहीं करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखोगे और क्या बताया गया कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को जो है त्याग दिया, एबॉलिश कर दिया, उन्होंने हटा दिया, तो यही स्टेप हम लोगों को भी उठाना चाहिए। सुओ मोटो के बारे में आपको बता चुका, तो गाइज ये पूरा का पूरा आपको आर्टिकल समझ में आ गया होगा आई होप। लेकिन अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के थ्रू ये सारे काम करे गए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है ये सारी चीज़ें पता चल गई, प्रशांत भूषण भी पता चल गया कौन है, इन्होंने क्या काम करा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, इनके गिल्टी ठहरा दिया, ठीक है, यहाँ पर जो है इन्होंने बता दिया कि हाँ ये काम करा है, इन्होंने दोषी हैं, इन्होंने डिसरिस्पेक्ट करा है। अब बात यहाँ पे ये हो रही है कि ये गलत करा है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि मिस्टर भूषण ने तो सिर्फ यहाँ पर डिग्निटी को कोई यहाँ पर बात ही नहीं करी, कोर्ट की डिग्निटी के ऊपर तो बात ही नहीं करी, उन्होंने सिर्फ एक छोटे से 2 ट्वीट करे, और ट्वीट में आप देखोगे जो पहला ट्वीट था इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इमेज लगाई थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऐसे बॉब्डे की सिर्फ और सिर्फ इमेज लगाई थी, ना कि उनके ऊपर कुछ ये कहा था कि जो है बस खाली उनके ऊपर ये कहा गया था कि वो मास्क वगैरह नहीं लगाया है, कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं तो उनको वो है ब्रेक कर रहे हैं, बस खाली यही बताया गया था इनके द्वारा, ना कि यहाँ पर कोर्ट की जो है मान मर्यादा के ऊपर उंगली उठाई गई थी, है ना। उसके बाद देखोगे कोर्ट की डिग्निटी की कोई यहाँ पर बात ही नहीं हुई, तो यहाँ पर ऐसा कैसे स्टेप उठा सकते हो आप लोग, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऐसा कैसे यहाँ पर पनिश कर सकता है। उसके बाद देखोगे जो सेकंड ट्वीट था, सेकंड ट्वीट भी जो है वो डेमोक्रेसी के डिस्ट्रक्शन के ऊपर था, जो लास्ट ईयर पिछले साल के यहाँ पर पिछले 6 साल के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनके ऊपर बात करी गई थी, आज के टाइम की कुछ बात नहीं करी गई थी इनके ट्वीट में। तो यहाँ पर इसको इस आर्टिकल में इस बातों को क्रिटिसाइज करा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसने यहाँ पर कुछ ना तो कुछ गलत किया, और यहाँ पर क्या करे गए, जो ट्वीट थे इनके द्वारा करे गए थे वो ट्वीट ये चीज़ें फॉलो अप नहीं कर रहे थे कि इन्हें यहाँ पर पनिशमेंट दी जाए। ओके, तो ये पूरा का पूरा हमारा था आर्टिकल। अब ये समझ लो खत्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आ गया, अब ये आर्टिकल खत्म हो गया। अब यहाँ पर इसके क्वेश्चन आप तैयार करके रखो, क्योंकि क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल आते हैं इस वाले के ऊपर, एडवर्सिटी हैज़ मेलोड द लीडर। इसके ऊपर ये क्या है, इंडिपेंडेंस डे स्पीच हुई, प्राइम मिनिस्टर ने कुछ चीज़ें बताई, तो अब उनकी स्पीच को लेकर बात हो रही है कि स्पीच में कुछ सारी चीज़ें हैं तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे स्पीच सादी बताई जा रही है, एकदम सादी सी स्पीच थी, इसमें कुछ चीज़ें थी जो कमियां थी, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे कोई मेंशन नहीं था चाइना और पाकिस्तान का,
स्पीच के अंदर। उसके बाद जो ये बताया गया लाइन ऑफ कंट्रोल से लेके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक, जो यहाँ पर एलओसी से लेके एलएसी तक जो ये फॉर्मुलेशन था, मे नॉट सेटिस्फाई द बेलिजेंट मोदी कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि ये सेटिस्फाई नहीं करेगा जो युद्धकारी हैं, जो युद्धधारी हैं, हम लोग को योद्धा हैं, उनको सेटिस्फाई नहीं करेगा, कुछ और स्टेप हम लोगों को उठाना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, तो यही कुछ बातें थी। इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है यार ये भी, और ये पता है ये वाला आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें कुछ कहानियां ऐसे घुमा घुमा के बताई गई हैं, एग्जाम्पल इतने तगड़े तगड़े दिए गए हैं, मजबूर कर दिया आर्टिकल बताने में। तो सबसे पहले इसमें बात हो रही है कुछ चीज़ें कि हैं जो इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम एंड आइडेंटिटी, राइट टू बी, यानी कि फ्रीडम और आइडेंटिटी कैसे है, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है। जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है ये सेंस तभी बनाता है, एक वैल्यू तभी होगी जब कोई एवरेज इंडियन है वो रियलाइज करेगा क्या होता है फ्रीडम, आज़ादी क्या होती है। अब ये बात किस चीज़ को लेकर हो रही है, आप यहाँ पर एक सेकंड गाइस, ये देखोगे तुलसीदास जी ने जो है क्या बोला, यहाँ पर आप देखोगे राम राज्य जो है एक प्लेस है जहाँ पर लोग जाते हैं, अपने दुख वगैरह भूल जाते हैं, डिजीज वगैरह कुछ नहीं होता। उसके बाद महात्मा गांधी ने भी यहाँ पर जो है राम राज्य के लिए कहा, एक जो है ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। लेकिन इसको अंडरलाइन करते हुए जो आर्टिकल है, आर्टिकल जो लिखा गया, यहाँ पर आप इनका नाम देख सकते हो, देबाशीष चटर्जी के द्वारा ये बोला गया कि जो ये फ्रीडम है ये सिटीजन को अपने आप देखना पड़ेगा। ठीक है, किसी की बातों में नहीं आना है, किसी पॉलिटिकल लीडर की बातों में नहीं आ रहा, ये अपने आप देखना पड़ेगा। तो फ्रीडम को एक्सप्लेन करा गया इनके द्वारा काफ़ी अच्छे से। लेकिन पहले बताया है लॉ क्या होता है, कानून क्या होता है। ठीक है, बाउंड बाय लॉ, लॉ के द्वारा कैसे यहाँ पर बंधा होता है इंसान। जैसे कि आप देखोगे कि लॉ एक देखोगे यहाँ पे फिनोमेनन बताया गया है, जो कि एन इवेंट और फिनोमेना दैट रिपीट इटसेल्फ इज अ लॉ, यानी कि एक इवेंट है या फिर फिनोमेना जो कि बार बार रिपीट होता रहता है, वो एक लॉ है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल दिया है एप्पल का, कि जो एप्पल है, एप्पल का बीज होता है, सीड है, एक सीड से वो एप्पल ही ग्रो होगा। अगर आप दोबारा सीड लगाओगे वो तो वो एप्पल ही ग्रो होगा, तीसरी बार लगाओगे तो वो एप्पल ही वापस उग कर आएगा, बनाना तो उग कर आएगा नहीं। तो क्या हो गया, वो भी एक लॉ हो गया। यानी कि लॉ कैसे हो गया, जो एप्पल है वो एप्पल ही उगाएगा, तो वो एक लॉ के थ्रू बाउंड हो गया, उसमें एक ही कानून के अंदर बंधा हुआ है। ऐसे ही आप देखोगे जो फिश है वो कैसे तैरना सीखती है, उसके बाद जो ईगल है वो कैसे यहाँ पर आप स्काई में उड़ना सीखता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हो ये सब लॉ के थ्रू बंधे हुए हैं। ठीक है, अब जो फिश है वो पानी के अंदर ही रहेगी, वो भी एक लॉ के थ्रू बंधी हुई है, समझ लो ये बाउंड बाय लॉ है। उसके बाद देखोगे जो हमारा हार्ट है वो 72 टाइम्स अ मिनट जो है वो बीप करता है, तो वो भी हमारा क्या है, लॉ के थ्रू बाउंड है। उसके बाद जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन करके रखता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये भी क्या है, ये भी एक बाउंड बाय लॉ है। यानी कि ये सारी चीज़ें चेंज नहीं हो सकती। सो अगर क्या होता है, अगर हम इन लॉ को ब्रेक करते हैं, इन लॉ को अगर तोड़ते हैं, नेचर के अगेंस्ट अगर जाते हैं, तो ये रिस्की हो सकता है किसी की लाइफ के लिए। ठीक है, तो अब फ्रीडम के ऊपर भी बात करेंगे, कुछ चीज़ें फ्रीडम के ऊपर हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर फ्रीडम को किस तरीके से डिफाइन करा गया है। यहाँ पे तो बहुत ही खतरनाक एग्जाम्पल दिया है, और दो कि आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप खुद भी रीड करोगे तो इससे अच्छा ही आप यहाँ पर आगे चीज़ें देखो। तो ये फ्रीडम के बारे में बताई गई हैं कि जैसे कि आपको क्या करना है, सेल्फ खुद होके यहाँ पे खुद को तय करना है, अपनी आत्मा के ऊपर यहाँ पे विश्वास करना है, ना कि किसी ऊपर के किसी के और के ऊपर जाना है। जो ये बॉडी है ये हार्डवेयर की तरह है, जो माइंड है ये सॉफ्टवेयर है, जो आत्मा है वो यूपीएस है। ठीक है, यूपीएस जो कि कंट्रोल करेगी हर चीज़ को। तो यहाँ पर जो दैट विच सेट्स अ ह्यूमन बीइंग फ्री इज द नॉलेज ऑफ द सेल्फ, यानी कि ह्यूमन अगर फ्री हो सकता है, अगर वो उसको फ्रीडम अचीव कर सकता है, वो तो सिर्फ और सिर्फ कब कर सकता है, जब वो उसके नॉलेज हो अपनी खुद की। ठीक है, सेल्फ नॉलेज हो। उसके बाद जो बाकी बहुत सारे पीपल हैं जो कंफ्यूज होते हैं, फ्रीडम जो है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ चॉइसेस की होती है, यानी कि मुझे फ्रीडम आज़ादी तभी मिलेगी जब मेरे पास ढेर सारी चॉइसेस होंगी। ऐसा नहीं है, आपके पास चॉइसेस कम होंगी तो ही आप यहाँ पे फ्रीडम है, तो ही आप आराम से चीज़ें चूज़ कर पाओगे। आपके पास अभी 10 चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है, आपके पास जो फ़ोन है, चलो बहुत बढ़िया बढ़िया फ़ोन है, 10 फ़ोन है, तो आप चूज़ नहीं कर पाओगे, सोचोगे ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। अगर आपके पास 2 फ़ोन रखे हुए हैं तो आप आराम से चूज़ कर पाओगे, भाई यार ये लेता हूँ, ये से हटाओ। ठीक है, तो फ्रीडम वो है। उसके बाद देखोगे नेक्स्ट यहाँ पर और क्या बताया गया है कि जो हमारा प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये प्रॉमिस करता है जो डिलीवरी ऑफ एस्पिरेशनल वैल्यूज ऑफ जस्टिस। ठीक है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ है कि वो डिलीवर करता है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी सिटीजन्स के लिए। लेकिन यहाँ पे एक सेंस तभी बनकर आता है जब इंडियंस हैं वो रियलाइज़ करेंगे जो क्या चीज़ है फ्रीडम, ना कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पॉलिटिक्स हैं, उसमें उनकी बातों में आकर अगर जाएंगे तो फिर यहाँ पर कुछ नहीं होने का, खुद के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों का बताया गया।
नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, ये बिग गोल्स के बारे में बात हो रहा है, तो बिग गोल्स को डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पर जो अभी 15 अगस्त पे जो 74th इंडिपेंडेंस डे था, हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा स्पीच दी गई, तो उसी के बारे में ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। इसमें कुछ चीज़ों की तरफ, जो डेवलपमेंट की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं, तो उसी के ऊपर बातें करी गई हैं। जैसे कि जो वेमेन को काफ़ी ज़्यादा इसमें इंक्लूड करा गया है। वेमेन जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है उसके लिए काम करा गया है। उसके लिए क्या होगा, जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं वो प्रोवाइड करे जाएंगे ₹1 में। उसके बाद जो स्कीम्स वगैरह गवर्नमेंट स्कीम्स हैं इनको प्रोवाइड कराएंगी, वो यहाँ पर मैंने आपको जो गवर्नमेंट स्कीम्स आई हैं सैनिटरी नैपकिन्स के लिए, वो सारी स्कीम्स मैंने टेलीग्राम पर डाल दी हैं, आप जाकर उनको देख सकते हैं। उसके बाद आप देखोगे उनको और क्या क्या काम करना है। इन्होंने स्पीच में क्या क्या बोला, अपने स्पीच में बोला कि देखो जल जीवन मिशन को लेकर बात करी गई। उसके बाद पाइप ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर बात करी गई, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, बैंकिंग, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करी गई। इंटरनेट के ऊपर तो ये बात करी गई, जो 6 लाख गाँव हैं, 6 लाख गाँवों में से 6 लाख गाँव से भी ज़्यादा में क्या होगा, ऑप्टिकल फाइबर को यहाँ पे पहुँचाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो पीएम प्रॉमिस करते हैं ब्रिंग अ रिवॉल्यूशन, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के ऊपर काम करा जाएगा। नेशनल यहाँ पर इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉनिकली आपकी एक आईडी बनाई जाएगी जिसमें आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि आपको कौन सी डिजीज़ है, कौन से डॉक्टर से आप कंसल्ट कर रहे हो। उसके बाद कौन सी फार्मेसी आप जाते हो, यानी कि आपकी हिस्ट्री, कौन कौन सी डिजीज़ हुई है, कितनी सर्जरी हुई है आपको, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली इसमें हो जाएंगी। जिससे क्या होगा, आपका मेडिकल रिकॉर्ड होगा तो आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। कहीं इलाज कराना हो तो आराम से आपका इलाज हो जाएगा। तो ये सारे स्टेप्स उठाए गए। ठीक है। तो ये स्पीच में इनकी तरफ बोला गया कि यहाँ पर ये चीज़ें लागू होने वाली हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये वाला केस है, ये आर्टिकल है, पूरा का पूरा वही सुप्रीम कोर्ट का जो केस है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपना जो वर्डिक्ट सुना है इसके ऊपर, वो वाला है। और प्रशांत भूषण से रिलेटेड पूरा का पूरा आर्टिकल है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो अभी चलते हैं आगे और पेज नंबर 8 के ऊपर आते हैं। पेज नंबर 8 के ऊपर कोई आर्टिकल नहीं है इंपॉर्टेंट। पेज नंबर 9 के ऊपर आते हैं। इस समय यहाँ पर आप देखोगे जो हमारा प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, पीएमओ ने डिनाई कर दिया है कि आरटीआई जो प्ली कर रहा था, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू कहा जा रहा था कि पीएम केयर की इन्फॉर्मेशन बताई जाए, जो पीएम केयर का फंड था। ठीक है। तो यहाँ पर पीएमओ ने डिनाई कर दिया है इसको कि यहाँ पर कोई राइट टू इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट जो है इसकी नहीं करी जाएगी। ठीक है। तो पीएम केयर फंड के लिए तो अभी आप देख सकते हो ये इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है आपके लिए यहाँ पर, आरटीआई। ठीक है, आरटीआई इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ एक पीएम केयर फंड भी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं इसको डिस्कस करने के लिए। यहाँ पर टेलीग्राम पर आपके पास इनके बारे में भी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें मिलेंगी आपको चैनल के ऊपर। तो गाइस चैनल को मेक श्योर करें, सब्सक्राइब कर लें एक बार। उसके बाद जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, जीएस पेपर 2 में आएगा आपको। ये एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है जो कि क्या करता है, सिटीजन को एक हक देता है, सिटीजन के पास एक राइट देता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट से वो इन्फॉर्मेशन मांग सके। ठीक है, गवर्नमेंट से इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मांग सके, तो यहाँ पर एक जो है पावर मिल जाती है सिटीजन्स ऑफ इंडिया को। उसके बाद देखोगे जो ये लॉ है पास करा गया था पार्लियामेंट के द्वारा 15 जून 2005 को। उसके बाद ये वर्किंग में कब आया, 12 अक्टूबर 2005 को ये वर्किंग में आ गया। हर दिन 4800 से ज़्यादा आरटीआई एप्लीकेशंस फाइल होती हैं। पहले 10 साल में जो है आप देखोगे कितनी 1,75,00,000 जो है एप्लीकेशंस जो हैं वो फाइल हुई थी। 17 लाख बोल रहा था मैं। उसके बाद जो आरटीआई है ये हमारा एक फंडामेंटल राइट बन जाता है हर एक सिटीज़न के लिए। तो हर एक सिटीज़न के पास हक है कि वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछे और गवर्नमेंट को उसका रिप्लाई करना पड़ेगा। नाउ पीएम केयर फंड क्या होता है, पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। ये क्रिएट करा गया 28 मार्च 2020 को। तो ये कोविड-19 को देखकर क्रिएट करा गया था। कोविड-19 के लिए जो लड़ने के लिए कुछ फंड लोगों ने जमा करा, लोगों ने डोनेट करा फंड, वो पीएम केयर फंड में गया। उसके बाद अब ये अकाउंट समझ लो बन ही गया। अगर कोई सिचुएशन आने वाले टाइम पर भी ऐसी आती है, कोई अगर वायरस टाइप सिचुएशन आती है, तो फिर इसके लिए हमारा पीएम केयर फंड रहेगा आने वाले टाइम पर भी। ओके, नाउ चलते हैं आगे पेज नंबर 10 के ऊपर। देखोगे 4G इंटरनेट जो है रिस्टोर करा जा रहा है जम्मू और कश्मीर में। अभी तक 4G नहीं था, 1 साल होने वाला है, तो जम्मू और कश्मीर में वापस लाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, 2 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, गंदेरबल और उधमपुर। पहले देखेंगे यहाँ पे सिचुएशन कैसे बन के आती है। अगर सिचुएशन सही रहेगी तो लागू करेंगे, अदरवाइज जो है वापस ऐसी सिचुएशन बन जाएगी। नाउ पेज नंबर 13 हो गया। पेज नंबर 14 के ऊपर हमारे पास एक आर्टिकल आता है जो कि आज के लिए काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लीकिंग बल्क कैरियर शिप इन मॉरिशस स्प्लिट्स इन 2। ये जो सिचुएशन है काफ़ी टाइम पहले से बनती हुई आ रही है। मुझे पता नहीं यार हिंदू क्यों नहीं कवर कर पाया इस न्यूज़ को, अभी तक नहीं कवर कर पाया। ये जो सिचुएशन है ये 25 जुलाई से यहाँ पर ही बन के आ गई है। और ये मेरे पास, मैंने आपको पता होगा कि अगर आप जो भी मेरे से फेसबुक पे जुड़े हुए हैं,
मैं बाकी सारे न्यूज़पेपर्स के जो आर्टिकल्स है वो कट करके डाल देता हूँ। तो ये मैंने 26-27 जुलाई को ही जो है लाइव मिनट के न्यूज़पेपर में आया था, तो मैंने कट करके पोस्ट कर दिया था। आप अगर टेलीग्राम कह रहा हूँ, आप मुझे फेसबुक पर जुड़े हुए हो तो आपको पता होगा। तो गाइज यहाँ पर आप देखोगे बात किस चीज़ के बारे में है। जो शिप देख रहे हो, ये शिप मॉरिशियस में यहाँ पर एक आइलैंड है, यहाँ पर शिप पहुँच चुका है। ये जैपनीज शिप है MV, इसका शिप का नाम है MV वकाशियो। इसमें काफ़ी सारा तेल भरा पड़ा है, आप देखोगे 3000 टन भरा पड़ा हुआ है तेल। तो ये कहाँ पर रुका हुआ है, ब्लू बे मैरीन पार्क, यहाँ पर जो है रुक गया ये। उसके बाद इसमें से तेल निकलना स्टार्ट हो गया। अब तेल निकलना इसका स्टार्ट हो गया और 25 जुलाई को ये काम होना चालू हो गया था, तेल इसका स्पिल होना स्टार्ट हो गया था। और आज देखोगे ये शिप जो है 2 टुकड़ों में टूट चुका है। उसके बाद यहाँ पर अब सिचुएशन क्या है, वहाँ पे एनवायरनमेंट में काफ़ी ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो, क्योंकि पास्ट में भी ऐसी सिचुएशन बनकर आई है, हमारे इतिहास में भी ऐसी सिचुएशन बन के आई, काफ़ी बड़े बड़े ऑयल स्पिल हुए हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कम से कम 1000 टन तो जो हमारा ऑयल है वो निकल चुका है, और अभी भी जो है ऑयल है लगातार वो शिप से निकलता जा रहा है। ओके, शिप का नेम वगैरह सब मैंने बता दिया आपको। अब इसका बैकग्राउंड एनालिसिस देखेंगे, चलो क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें हैं, सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे। वो भी आपको एक क्वालिटी वाली चीज़, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। मॉरिशियस ऑयल स्पिल रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये एक जापानीज शिप है जिसका नाम है MV वकाशियो, यहाँ पे फंस गया था कोरल रीफ में। ठीक है, फंस गया था और यहाँ पर देखोगे 1000 टन तक इसने जो है ऑयल को स्पिल कर दिया है, निकल के यहाँ पे बह गया इसका ऑयल सारा का सारा पानी में। तो आप देखोगे कहाँ पर, ब्लू बे मैरीन पार्क रिजर्व में ये काम हो रहा है। ठीक है, काम हो रहा है, कैसे कह रहा हूँ मैं, काम हो रहा है। उसके बाद एक नंबर ऑफ पॉपुलर टूरिस्ट ब्रिचेस और मैंग्रोव प्लांटेशन यहाँ पे सब लोकेटेड है इस स्पिल के पास, यानी कि एक मैंग्रोव प्लांटेशन है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है पूरा का पूरा। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको पता ही होगा। उसके बाद अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, जो ऑयल स्पिल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है मैरीन लाइफ को। ऑब्वियस सी बात है, अगर तेल फैलेगा यार, वो जो तेल है काफ़ी ज़्यादा अगर फैल जाएगा पानी में, तो जो फिश होगी, जो भी जितने भी हमारे एनिमल्स होंगे, सी एनिमल्स होंगे, उन सब की जान को खतरा है। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकता है सोर्स ऑफ फूड और हैबिटेट को। उसके बाद जो बर्ड्स हैं, मैमाल्स हैं, वो भी मर सकते हैं हाइपोथर्मिया के थ्रू। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ ऑयल स्पिल। उसके बाद यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे डिक्रीज हो गया है वाटर रेपेलेंसी ऑफ बर्ड्स फैदर्स। यहाँ पे जो है आप देखोगे ये क्या हो गया कि पानी में तेल फैल चुका है, तो वो काफ़ी ज़्यादा बुरा होने वाला है, और सभी जानवरों के लिए भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरा होने वाला है। जितने भी हमारे पेड़ पौधे होंगे वहाँ पर वो भी बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, हो रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद जो कंजर्वेशनिस्ट हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा चिंता में है कि क्या करा जाए, क्योंकि मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं वो भी यहाँ पर ऑयल से धुल चुके हैं पूरे के पूरे। उसके बाद जो कंसर्न है, चिंता वाली बात यह है, जो लोकल पीपल है, वहाँ के लोकल पीपल हैं रहने वाले, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। उसके बाद जो ये डैमेज है कुड इम्पैक्ट मॉरिशस एंड इट्स टूरिज्म, क्योंकि टूरिज्म भी इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है मॉरिशस में, तो ये डिपेंड कर सकता है, इसकी इकॉनमी भी काफ़ी ज़्यादा डाउन जा सकती है। जो मेथड्स क्या हो सकते हैं ऑयल स्पिल को क्लीन करने के लिए, वो क्या क्या मेथड्स हैं, देखो ये कहीं भी हो, इसके ऊपर आपको यही सारी बातें ध्यान रखनी है कि क्या क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं इससे। यही सारे इफेक्ट पड़ सकते हैं, क्योंकि पानी है वहाँ पे या आसपास उसका अगर फॉरेस्ट है तो उसके ऊपर बुरा असर पड़ सकता है। अब इसमें हम लोग इसे बच कैसे सकते हैं, सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले आप देखोगे इंक्लूडिंग स्किमिंग। स्किमिंग यानी कि अगर हम रिमूव कर दें ऑयल को सी सरफेस से, यानी कि सी की तट से, जो सी का तट है उससे ही हम लोग रिमूव कर दें ऑयल को पहले से ही पहले, तो यहाँ पर ये हम लोग चीज़ें अचीव कर सकते हैं। उसके बाद देखोगे सी टू बर्निंग, यानी कि बर्निंग अ पर्टिकुलर पैच ऑफ ऑयल, यानी कि जो पैचेस बने होते हैं ऑयल के, जड़े जड़े, मतलब समझ लो ये समुद्र है, इसमें पैचेस, इतने गोल गोल पैचेस बन जाते हैं, उनको हम अगर बर्न कर दें, जला दें, तो भी यहाँ पे सिचुएशन जो है यहाँ पर हम लोग हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद या फिर जितने भी केमिकल डिस्पर्जेंट होते हैं उनको रिलीज़ कर दिया जाए, रिलीजिंग केमिकल डिस्पर्जेंट जो कि हेल्प करें, जितने भी केमिकल्स वगैरह उनको रिलीज़ कर दें, और जो कि मदद कर रहे हैं किस चीज़ में, जो ऑयल है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दे, और स्मॉल ड्रॉपलेट्स में, जो जिससे कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। या फिर नेचुरल एक्शन जो है, आप देखोगे इन एक्वाटिक एनवायरमेंट सच एज वेदरिंग, एवेपोरेशंस वगैरह करे जाएँ, तो इसके थ्रू भी यहाँ पर जो है हम लोग रिकवर कर सकते हैं। ऐसे पहले भी इतिहास में भी काफ़ी सिस्टम हुआ है, आप देखोगे कुछ वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल स्पिल्स हुए हैं, जैसे कि पर्शियन गल्फ वॉर हो गया 1991 में, जब 380 मिलियन गैलन्स जो था ऑयल वो डाल दिया गया, पोर कर दिया गया, किसमें, नॉर्दर्न पर्शियन गल्फ में, इराक फोर्सेस के द्वारा। 2010 में डीप वाटर होराइजन ऑयल स्पिल आया गल्फ ऑफ मैक्सिको में।
इसको कंसीडर किया गया एक लार्जेस्ट नोन एक्सीडेंट कहा गया ऑयल स्पिल का, पूरी इतिहास में एक सबसे बड़ा था। आप देखोगे कितना था, 4 मिलियन बैरल्स ऑयल, यानी कि आप देखोगे 40 लाख पीपे जो थे ऑयल के वो यहाँ पर बह रहे थे गल्फ ऑफ मैक्सिको में। उसके बाद 2016 की बात हो रही है, जो यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे है यूएसजीएस, नासा स्टडी फाउंड दैट जो 2010 का ऑयल स्पिल हुआ था, ये वाइड स्प्रेड शोलाइन लॉस अलोंग द हैविली ऑयल्ड एरियाज, और जो लुइसियानास कोस्ट है यहाँ पे भी 2010 में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रभाव देखने को मिला ऑयल स्पिल का। रिसेंटली आप देखोगे ऑकर्ड ऑयल स्पिल इन रशियाज आर्कटिक रीजन, रशिया के आर्कटिक रीजन में भी रिसेंटली ऑयल स्पिल हुआ है, और अब जाके मॉरिशियस में ये सिचुएशन बन गई है। तो आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है, जैसे कि इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, यूएई और इजराइल के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा अब डिप्लोमेटिक टाइप्स की तरफ एस्टेब्लिश हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे फ़ोन कॉल सर्विस जो है एस्टेब्लिश हो चुकी है, डायरेक्ट फ़ोन कॉल आफ्टर अ डील हो चुकी है, तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल सर्विस भी लेकर आ गए हैं ये लोग। तो गाइज हमने कर लिया है आज के द हिंदू न्यूज़पेपर को कवर, तो आप लोग लाइक करके बता सकते हैं कैसा लग रहा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ज़रूर दबा देना, और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, आप डिस्क्रिप्शन में से क्लिक करके जाकर भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल, आज के लिए बाय बाय।